नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान, हालांकि पूरी तरह से अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, अभी मार्च 2022 में हम लोग हैं। कोविड-19 के दौरान कई विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने नामांकन भी लिया था, या वे परीक्षार्थी भी जो भारत के सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी उम्मीद है या ऐसी आशा करते हैं कि उन्हें भी क्लासेस की सुविधाएं मिल पाएंगी, परंतु सुदूरतम रहने के कारण या अन्य कई प्रकार की समस्याओं के कारण वे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, जिसके कारण दृष्टि आईएएस ने विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों को देखते हुए एक बेहतर रणनीति, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उनको प्रश्नों के स्रोत तक उनके पहुंच को सुनिश्चित कराएं, इस प्रकार से जानकारी दें ताकि वो यह निर्णय कर सकें कि किस प्रकार के पुस्तक को या किस प्रकार के तथ्य को, अवधारणा को पढ़ना चाहिए, पुनः उसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि वो कम मेहनत में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके, परफॉर्मेंस कर सकें और अंतिम रूप से चयनित हो सकें। इसी प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए जो तैयारी की प्रक्रिया है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के बेहतर रणनीति का निर्माण आप कैसे करेंगे, किस प्रकार के पुस्तक या स्रोतों को आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ पीटी या मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का भी एक बेहतर सारगर्भित विश्लेषण टीम दृष्टि के एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी की प्रक्रिया में यह कार्य कर रहा हूं। इसके पहले हमने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा का एक बेहतर विश्लेषण, जिसमें सिलेबस और प्रश्नों के पैटर्न को अंतर संबंधित कर आप तक पहुंचाया, संप्रेषित किया था। इसके साथ साथ 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में जो कुल 47 प्रश्न, 47 मतलब 47 प्रश्न आउट ऑफ 150 अर्थात 150 में से आए थे, उनको क्रमशः 4 वीडियोज़ में आप तक हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, पहुंचाया था। साथ ही साथ 2012 के प्रारंभिक परीक्षा का तीसरा वीडियो जो बना था वो 2006 के प्रारंभिक परीक्षा का था, जिसका वीडियो पार्ट 1 आप तक पहुंच चुका है। आज हम लोग उसी 2006 के प्रारंभिक परीक्षा का वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। इसमें कुल 13 प्रश्नों को देखेंगे और फिर जानने का यह प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि प्रश्न या परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना कोई टफ कार्य नहीं है, बड़ा सहज है, सरल है, खासकर अब तो इंटरनेट की दुनिया है। परंतु प्रश्न किस साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से पूछे गए हैं, किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं, प्लस आगे किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, ताकि आप आगे के प्रश्नों के लिए भी एक बेहतर रणनीति या तैयारी कर सकें, इन सभी चीज़ों को समझने का है। जिसमें कि मैं बार बार कहता हूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए उत्तराखंड का भूगोल या उत्तराखंड स्पेशल यदि आप तैयार नहीं करते तो आप चूक सकते हैं, इसलिए उस पर विशेष फोकस कीजिए। तो चलते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2006 के दूसरे वीडियो में, जिसमें कि कुल 13 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों का और उसका एक बेहतर विश्लेषण और साथ ही साथ इस प्रकार का प्रयास ताकि आपका पहुंच प्रश्नों के स्रोत तक हो सके, ताकि आप चयन के करीब हों या चयनित हों। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न है आज की वीडियो का, 13वां प्रश्न है 2006 के पीटी का। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी या महिला? आपको पता हो शायद कि ये सबसे पहले प्रथम जो भारतीय नारी हैं या महिला हैं वो है बछेंद्री पाल। और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड की ही थी, वैसे भारत की हैं, किसी भी राज्य की हों, परंतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी अब कर रहे हैं तो भारत में जो कम से कम नंबर 1 हैं या बहुत बेहतर जिन्होंने कार्य किया है, जिन पे हमें गर्व हो सकता है, उसकी सूचना तो, जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। बछेंद्री पाल जी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौकरी गांव, उस गांव का नाम ही है नौकरी गांव या नौकरी ग्राम की रहने वाली थी। इनका जन्म 1954 में हुआ था। इनका जन्म 1954 में हुआ था और 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, हालांकि युवावस्था ही होता है, 30 वर्ष की आयु में अर्थात 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया, भारत का भी मान बढ़ाया। वस्तुतः
हिलेरी और शेरपा तेंजिंग के बाद भारत से चढ़ने वाले जो प्रमुख पर्वतारोही थे उनमें बछेंद्री पाल का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 84 में इन्होंने ये करतब कर दिखाया था। उत्तराखंड की रहने वाली थी, तो इसका उत्तर होगा बछेंद्री पाल। ओबियसली उत्तराखंड के साथ साथ ये भारत की गौरव थी। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कंटेंट बेस्ड ही है, परंतु जो विशेषकर बेहतर पर्सनैलिटीज़ हैं, मैंने आपसे कहा था कि 10 से 15 जो बेहतर पर्सनैलिटीज़ हैं उत्तराखंड की, जिससे प्रश्न आने की संभावना हो सकती हैं, जिनमें कुछ एक आध दो कवि भी हैं, कुछ बड़े जो प्रारंभिक स्तर के राजनेता हो सकते हैं जो आज़ादी के समय या फिर उत्तराखंड निर्माण के समय, या विशेष करके जो पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से संबंधित नेतृत्व प्रदान करने वाले, जैसे बीज बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन, तो इसमें कौन कौन से नेतृत्व जिन्होंने प्रदान किया था उस पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे उत्तराखंड के पर्सनैलिटीज़ भी आप चुन लीजिए, 15 के करीब होंगे, जिन पर प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न आता है। तो ये 2 प्रश्न काफ़ी निर्णायक भी हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर ए है, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा टफ किया जाए, जैसे मत्स्य क्रांति की जगह उत्तर इसका मत्स्य पालन से होगा, अगर अक्वा कल्चर दे दिया जाए अर्थात जल कृषि दे दिया जाए, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि मत्स्य क्रांति या मछली के उत्पादन में एकाएक तीव्र वृद्धि या उत्पादकता में तीव्र वृद्धि के लिए ये किया गया था। हरित क्रांति की सफलता के पश्चात यह पैकेज प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और विशेष करके ये 2 प्रकार से किया गया। एक फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश वाटर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम या पंजाब जैसे राज्य के लिए भी हुआ था। भारत के अन्य राज्यों में नदियों का जाल उतना नहीं है, इसलिए पूरी तरह से नहीं किया गया। लेकिन जो ओशिनी यानी मरीन फिशरी रिसोर्स के तौर पर देखा गया, तो आंध्र प्रदेश और बंगाल वहाँ भी थे, साथ ही साथ गुजरात आदि को भी जोड़ा गया। लेकिन विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा सफल रहा था पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य में। और फ्रेश वाटर के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी सफलता काफ़ी मिली थी। खासकर जो कॉस्टली फिशेज़ हैं उनकी उत्पादकता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। बंगाल हालांकि बहुत बड़ा निर्यातक नहीं बन सका। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बंगाली कल्चर में मछली बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो मत्स्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, तो खपत वहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आंध्र प्रदेश से आप दिल्ली और आसपास, मतलब चंडीगढ़ में तो चूँकि पंजाब में भी ये क्रांति हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार तक रेहू और कतला जैसे मछलियाँ आंध्र प्रदेश से आयातित होती हैं। लेकिन इस मत्स्य क्रांति में केवल मछली का उत्पादन नहीं बढ़ा, या किसी 1-2 मछली का नहीं बढ़ा, टूना, सरडाइन, प्रॉन या जिसको झींगा कहते हैं, इन सब का उत्पादन बढ़ा। साथ ही साथ पर्ल कल्चर, अक्वा कल्चर यानी जल कृषि, जिसमें कि सिंघाड़ा, दल मखाना, आर्टिफिशियली मोती बनाने की संस्कृति। इसीलिए आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का जो कई ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राउन कल्चर ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश अभी तेलंगाना लगने के बाद भी आंध्र प्रदेश ही है, क्योंकि नदियों का कृष्णा और गोदावरी नदियाँ आसपास ही मिलती हैं बंगाली खाड़ी में, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो मत्स्य क्रांति से संबंधित है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। यदि इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया जाता, तो मतलब मेरा इशारा इस ओर है कि आप केवल इस प्रकार के कंटेंट इकट्ठा ना करें, साथ ही साथ यह भी देखें, जैसे इसको पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में नीली क्रांति से मछली के उत्पादन में सर्वाधिक और तीव्र वृद्धि हुई, तो यहाँ थोड़ा सा आपको फिर डीप रूटेड चलना पड़ेगा। मतलब एवरेज भी जानकारी हो तो बन जाता है, तो थोड़ी सी सूचना और आपके पास होनी ही चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पैकेज प्रोग्राम था, यही प्रक्रिया श्वेत क्रांति के लिए भी था, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके, जीवन स्तर बेहतर हो। मछली के उत्पादन में प्रोटीन चूँकि ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन की सुनिश्चितता है ना, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में से प्रारंभ किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर, जो 15वां प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और साथ ही साथ पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात रिवोल्यूशन से कंसर्न है। आमतौर पर विद्यार्थी ये मानते हैं कि दिन और रात तो घूर्णन से होता है, और आमतौर पर नहीं, ये बिल्कुल सही है। दिन और रात घूर्णन अर्थात लट्टू की तरह पृथ्वी के रोटेशन करने से ही होता है, क्योंकि पृथ्वी एक बार लट्टू की तरह गोल अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो औसतन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होनी चाहिए। लेकिन जो दिन और रात की अवधि में अंतर आता है,
वो आता है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव जो 23.5 डिग्री पर है, और साथ ही साथ पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात जो सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उससे दिन और रात की अवधि में घूर्णन की कोई भूमिका नहीं है। यूपीएससी में वैसा प्रश्न आ चुका है और बड़ा ही कंसेप्चुअल प्रश्न है ये। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि उत्तर क्या होगा, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। अगर हम ध्यान से देखें मानचित्र को तो छोटा सा एक मानचित्र हम ऐसे बना दे रहे हैं। हैदराबाद देखिए यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ पर है, ये हैदराबाद है, ये चेन्नई है। भोपाल देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, और दिल्ली देखेंगे तो यहाँ पे होगी। अब कई परीक्षार्थी सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तर के तौर पे किसका चयन किया जाए, लेकिन ये कंसेप्चुअल है। चूंकि आप इस प्रश्न को याद भी कर लेंगे, अगले बार यदि कंटेंट को चेंज कर दिया गया तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल इसके लिए जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझिए, आखिर ये इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए, ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर अंतर क्या है। चाहे सूर्य की लंबवत अवस्थिति कहीं भी हो, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और विषुवत रेखा पर 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की ही रात होगी। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है तब भी और नहीं है तब भी, यानी विषुवत रेखा ही एक ऐसा क्षेत्र है पूरे पृथ्वी का जहां पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है पूरे वर्ष। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाते हैं, दिन की अवधि में या रात की अवधि में वृद्धि होता जाता है, और सबसे ज्यादा या सबसे लंबा दिन या सबसे लंबी रात 6-6 महीने का वो ध्रुवों पे होती है। अब पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि जून के महीने में दिन की अवधि सबसे लंबी कहां होगी। ध्यान रखिएगा, जून के समय सूर्य उत्तरायण होता है, यानी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैंसर के आसपास होता है। 21 जून के समय एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पर होता है। मानसून आदि की उत्पत्ति या मानसून की क्रियाविधि सब इससे संबंधित हो जाता है। तो 21 जून को सूर्य यहां पर है, साथ ही साथ 21 जून के बाद आप देखेंगे विषुवत रेखा पर तो 23 सितंबर को सन होता है विषुवत रेखा पर लंबवत, और फिर मकर रेखा देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण, ये मकर रेखा है। यहां पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत होता है, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, और फिर यहां से सन जब नॉर्थवर्ड जाता है तो 21 मार्च को फिर से वर्टिकल होता है इक्वेटर पर। लेकिन यह ध्यान रखना होगा आपको कि सूर्य वर्टिकल चाहे कहीं भी हो, विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात की अवधि 12 घंटे की ही होती है। अब अगर जैसे जैसे हम जून की ओर, यानी अप्रैल, मई, जून की ओर, अभी मार्च 2022 चल रहा है, प्रथम सप्ताह में हम लोग हैं, 4 मार्च 2022 आज है, यानी धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी। देखो, एक सिंपल सा बात बताते हैं, उत्तराखंड तो देवभूमि ही है, वहां भी बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अध्ययन करो, 5 बजे, 6 बजे, या उसके ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे नहीं होता, 5 बजे, 4:30 बजे। और बच्चों की शिकायत होती है कि नींद पूरी नहीं होती हमारी। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सबकी स्थिति है, नींद पूरी नहीं होती। कारण पता है क्या है? जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, दिन की अवधि बड़ी होती है। देखो, दिन और रात दोनों मिलाकर के 24 घंटे ही होना है। जैसे अगर दिन और रात दोनों मिलाकर के 24 घंटे ही हो, लेकिन अगर दिन की अवधि हो जाए 13.5 घंटा, 13.5 घंटे, तो ओबियसली जो रात होगी, अगर ये दिन हो जाए तो रात को अपने आप 10 घंटा, 5 मतलब 10.5 घंटे में खत्म होना होगा, क्योंकि ये तो 24 घंटा ही रहेगा ना। यदि दिन की अवधि लंबी हो गई तो रात को छोटा होना होगा, और इस केस में बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। थोड़ा सा जो आलस्य का भाव होता है वो आता है, और ये परंपरा चला रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अध्ययन कीजिए। अब की पीढ़ी इसको काफी हद तक परिवर्तित कर रही है। एनीवे, तो कंसेप्ट ये है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, दिन की अवधि लंबी होगी। अब यानी आपसे पूछा जाए, जैसे ये चेन्नई है, ये हैदराबाद है,
भोपाल बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही है, जस्ट नीचे है, और ये दिल्ली है। तो सबसे पोल की तरफ कौन है? दिल्ली है, तो इसका उत्तर दिल्ली हो गया। लेकिन सपोज कीजिए हम यहां दे दें अब चंडीगढ़, इस ऑप्शन में चंडीगढ़ भी आ गया, तो उत्तर क्या होगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न में आप दिल्ली रट्टा मार लें और ऑप्शन में चंडीगढ़ है और आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। आपको सर्च बस ये करना है कि निम्नलिखित में कौन सा सिटी ध्रुव की तरफ है। और यह भी ध्यान रखना है कि जून में, मई में, अप्रैल में दिन लंबा होगा, लेकिन यही अगर कहते हैं हम फरवरी में, क्योंकि अभी तो 21 मार्च आया नहीं है, फरवरी में या फिर जनवरी में या फिर दिसंबर में, तो रात लंबी होती। यानी सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी होगी, और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा। यही कंसेप्ट है। तो अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अर्थात दिल्ली में दिन जून के समय सबसे लंबी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन आ जाए जम्मू या उत्तराखंड का कोई नगर दे दे, देहरादून दिल्ली से काफी उत्तर में है। चलिए उत्तराखंड का ही नगर लेते हैं, जैसे पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। दिन सबसे लंबा होगा वहां पर, क्योंकि टुवर्ड्स पोल है। तो आप ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, मार्च से लेकर के 23 सितंबर के बीच, यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा, और 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी होगी। इसी का उल्टा दक्षिण गोलार्ध में कर दीजिए। यही कंसेप्ट है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और घूर्णन नहीं, परिभ्रमण से होता है। दिन और रात होता है घूर्णन से, परंतु दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है या अवधि का जो निर्धारण होता है वो घूर्णन से नहीं, परिभ्रमण और अक्षीय झुकाव से होता है। अब कभी डिटेल में क्लास में इसको और बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कंसेप्चुअल प्रश्न था, इसलिए इसको जोड़ करके मैंने बता दिया। इस प्रश्न के उत्तर को आप याद भी करेंगे तो हो सकता है अगले बार तो ऑप्शन चेंज कर ही जाएगा, कंटेंट सेम भी रहे। अगर मान लीजिए द क्वेश्चन ऑप्शन चेंज कर गया तो उसका उत्तर चेंज हो जाएगा। यानी दिल्ली को यहाँ से हटा दें तब इस लॉजिक से फिर भोपाल इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉली हाउस सबसे पहले होता क्या है, जैसे पृथ्वी को, अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, तो जस्ट लाइक इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस, यानी इसमें जो गैसों का सामुच्य है, उन गैसों के सामुच्य से पृथ्वी का तापमान सीधे सीधे निर्धारित होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, एक घर है या एक प्लास्टिक का ऐसे हमने बना दिया, ये जमीन है, चारों ओर से ऐसे ढक दिया हमने, पैक कर दिया। बाहर का तापमान है 7 डिग्री सेल्सियस, शीतलता ज्यादा है, और अंदर में हम वैसा पौधा या फिर फसल उत्पादित करना चाहते हैं, इसको गर्मी ज्यादा चाहिए। सपोज कीजिए चावल, तो अंदर में इस प्लास्टिक के इस घर में हमने हीटर जला करके वायु को गर्म किया या ब्लोअर से गर्म हवा फेंकना शुरू किया, और चूंकि वो हवा बाहर नहीं जा रहा है इसलिए अंदर में गर्मी, यानी चूंकि हवा गर्म हो गई, बाहर के शीतल वायु के संपर्क में आ नहीं रही है, इसलिए अंदर में गर्मी लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से बाहर का तापमान सपोज कीजिए अब ये ना होकर के है 45 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्मी है, और हमें ठंडे में खिलने वाले फूल चाहिए, जैसे गेंदे का, गुलाब का, उसको तापमान कम चाहिए। तो हम अंदर में कूलर के माध्यम से तापमान को कम, अब इसे एसी नहीं लगाते क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, कूलर के माध्यम से आर्द्रता को बढ़ा देते हैं और तापमान को कम कर देते हैं। फिर बाहर के गर्म वायु के संपर्क में यदि वो अंदर की वायु जो शीतल हुई है नहीं आती है तो काफी देर तक शीतल रहेगी। तो पॉली हाउस का मतलब होता है अंदर और बाहर के तापमान के भिन्नता को आर्टिफिशियली हम क्रिएट करते हैं। ये पृथ्वी में भी होता है, इसलिए पृथ्वी को एक हरित प्लैनेट भी बोलते हैं। हालांकि हरा ग्रह पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नीली ग्रह है। इस अवधारणा को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्रीन हाउस मतलब ये पॉली हाउस जो बनता है वो इसी मैकेनिज्म से कंसर्न होता है। ऐसे ग्रीन हाउस बना करके हम खासकर सब्जी कृषि बहुत ज्यादा करते हैं,
जैसे सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के भी कई राज्यों में, जैसे नैनीताल के नीचे आप जाएंगे भीमताल के आसपास, तो कई ऐसे पॉली हाउसेस बने हुए हैं। भीमताल में भी कभी ऐसे पॉली हाउस बने हैं जहाँ पे फूल की कृषि या कई स्पेसिफिक फलों की कृषि वहाँ पे की जा रही है। हिमाचल के सोलन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम से ही सब्जी कृषि और साथ में दवा उद्योग के जो कई प्लांट्स बने, बहुत ज़्यादा बने हैं वहाँ पे। उत्तराखंड में भी इस प्रकार का बनना ही चाहिए। तो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जो है वो इसी मैकेनिज्म से कंसर्न होता है। पॉली हाउस इज यूज्ड फॉर, तो इसका सिंपल रहता है अनाज के भंडारण के लिए। तो भंडारण तो होता ही नहीं है, भंडारण तो होता ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा पौधों के उगाने के लिए, और पौधे हम वैसे तो उगाते नहीं हैं, ओब्वियसली उससे हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी करेंगे। जीविकोपार्जन के लिए पॉली हाउस महंगा पड़ेगा। जीविकोपार्जन मतलब अपने आजीविका को चलाने के लिए हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना उत्पादित करेंगे, उसके लिए इंडिया में काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए जब भी हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बना करके कृषि का कार्य करते हैं तो वो कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक गतिविधि से ही संबंधित होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो इसमें हम जब गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी तापमान ज़्यादा होता है, तो अंदर का तापमान कम करके कृषि अर्थात फसलों को उत्पादित करते हैं, और जब बाहर शीतलता ज़्यादा होता है तो अंदर के तापमान को बढ़ा करके इस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे आप देहरादून में जाएंगे, विधानसभा के आसपास इस प्रकार के बड़े पॉली हाउस बने हुए हैं। इंडिया में मतलब दिल्ली आएंगे तब तो खैर वहीं से आप एग्जाम्पल लीजिए। चूँकि देहरादून में भी गर्मी अब होती है, काफ़ी हद तक होती है, चूँकि धीरे धीरे कंक्रीट के मकान बन रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। तो वहाँ पर जो पॉली हाउस बना हुआ है उसमें रोटेशन चलता है। रोटेशन का मतलब ये हो गया कि जो अच्छे गलियारे हैं जहाँ से विधायक या फिर ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, तो वहाँ पे अब छोटे छोटे मतलब डीएम ऑफिस आदि में तो देखने को कम मिलता है, बट विधानसभा में बना हुआ है। तो आप देखेंगे वहाँ पे कि गमलों को 10 दिन में रोटेट किया जाता है, फिर से पॉली हाउस में रख दिया जाता है, और पॉली हाउस वाले फ्रेश गमलों को वहाँ रख दिया जाता है सजावट के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर में जैसे अब अप्रैल आएगा, अप्रैल में गर्मी देहरादून में हो जाएगी, मई में काफ़ी गर्मी होती है। देहरादून का तापमान चला जाता है 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। 38 डिग्री में भी काफ़ी गर्मी का अनुभव होगा, फूल मुरझाने लगते हैं। तो होता क्या है कि उसको पॉली हाउस में ठंडक दे करके खूब बढ़िया खिलाया जाता है, जैसे होता है ना खुशनुमा, और फिर वहाँ वाले जो हल्के से मुरझाने लगते हैं उनको ला करके यहाँ फ्रेश किया जाता है, इसको फिर भेज दिया जाता है 7 दिन के लिए वहीं पर। ये रोटेशन भी चलता है। तो साज सज्जा के लिए भी इस प्रकार के पॉली हाउसेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन मूल है कि किस लिए, तो पौधों को उगाने के लिए। अब चाहे ब्यूटिफिकेशन का मुद्दा हो, सौंदर्यीकरण का, या फसल को प्राप्त करने का, तो पॉली हाउस इसी तकनीकी से कंसर्न होता है। स्पेन में वर्ल्ड वाइड देखें तो स्पेन में पॉली हाउस एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। एनीवे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सबसे लंबी तटरेखा भारत में गुजरात की है। अब कई बार आपको लगेगा कि लंबाई वाइज देखा जाए, जैसे इसको ऐसे देखिए आप, ये गुजरात राज्य है, और गुजरात के पैरेलल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु, तो लगेगा कि इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, या कई बार आंध्र प्रदेश से भी। तो ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा जिगजैग होगा, यानी ऐसे अंदर गया है ना, फिर यहाँ से आकर के ऐसे, ये पूरा का पूरा यहाँ तक गुजरात है। तट रेखा तो इधर ही है कचकरण से, ये पूरा का पूरा। तो ओवरऑल जो जितना ज़्यादा कटा फटा होगा, अंदर बाहर भूमि विशृंखल होगी, उतना ही ज़्यादा लंबी तटरेखा होगी। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सिंपल कंटेंट बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ या श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है, मध्य प्रदेश के भारत भी कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स और हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन रिवर नर्मदा एंड ताप्ती? फिर हम प्रायद्वीपीय पठार के अगर मैप से देखें तो यहाँ पे देखेंगे आप, अमरकंटक के पठार से निकलती है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार से निकलती है नर्मदा।
और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होकर चलती है ताप्ती। और इन दोनों नदियों के बीच में है सतपुड़ा। बेसिकली ये सतपुड़ा भी अमरकंटक के पठार तक ही है। ये सतपुड़ा भी अमरकंटक के पठार तक ही है। सपोज कीजिए अमरकंटक का पठार है छत्तीसगढ़ में, इसके यहाँ से निकलती है नर्मदा, यहाँ से निकलती है सोन, और इधर दक्षिण से निकलती है महानदी। छोटी नदियाँ और भी हैं, बट 3 ये बड़ी नदी हैं। तो जो सतपुड़ा रेंज है इसके कई उपनाम भी हैं। इसी पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी अवस्थित है ना। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं राजपीपला हिल, गुजरात के आसपास का नाम है राजपीपला हिल। फिर कहते हैं राजपुरा हिल, फिर कहते हैं सतपुड़ा हिल। तो पश्चिमी भाग में राजपीपला हिल, राजपुरा हिल, सतपुड़ा हिल, मध्यवर्ती भाग में है महादेव हिल, यही सबसे ऊंचा है। और इसी पर जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पंचमढ़ी वो अवस्थित है। महादेव हिल के बाद है मैकाल हिल, और मैकाल हिल के बाद है कोरिया हिल, और कोरिया हिल अमरकंटक के पठार से मिल जाता है। तो राजपीपला, राजपुरा, सतपुड़ा, महादेव सबसे ऊंचा, बीच में मैकाल, कोरिया। और ये उत्तर में नर्मदा नदी इसके है, दक्षिण में ताप्ती नदी है, ये भ्रंशोत्त पर्वत है। और बेसिकली ये दोनों नदियाँ भ्रंशीय नदियाँ हैं। तो भ्रंश और फिर जो ब्लॉक माउंटेन बनता है उसी प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। और नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल या विंध्यन पर्वत, वो भी एक ब्लॉक माउंटेन है ना। तो यही इसका लोकेशन है। और ऐसे ही मानचित्र बना करके या मानचित्र के माध्यम से आप अगर पर्यटन करते हुए पढ़ते हैं तो बड़ा सहजता से, सरलता से वो याद भी होता है और प्रश्नों को आप बना भी लेते हैं। ये वैसे प्रश्न मेरे हिसाब से इजी है, इसमें टफ जैसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये हो जाएगा सतपुड़ा, है ना। चलते हैं 19 प्रश्न की ओर। महाकाली संधि, मुझे लगता है यह भी बहुत आसान होगा अगर इसको थोड़ा सा घुमाया जाए, जैसे मैं बताता हूँ। महाकाली संधि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है? ओबियसली एक तो उत्तराखंड पीसीएस है, तो पाकिस्तान भारत के सीमा से लगा हुआ तो है, तो उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है, और वहाँ कोई ऐसी काली नदी है भी नहीं। तो काली नदी या महाकाली, जो काली नदी जल समस्या है, वो भारत और नेपाल के बीच में है। भारत का वह क्षेत्र उत्तराखंड के राज्य से संबंधित है। 3 जिले नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उत्तराखंड के मिलते हैं। तो जो महाकाली नदी जल संधि है वो 3 स्तरों पर नेपाल के साथ किया गया था। इसी काली नदी को मैदान में शारदा कहते हैं, और शारदा कमांड क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कमांड क्षेत्र है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है। बड़े ही मनोरम दृश्यावलियों को बनाती हुई काली चलती है, और इसकी एक प्रमुख सहायिका है सरयू, जिसके तट पर अयोध्या बसा हुआ है। ये सब आपको सूचनाएं होंगी, या ऐसे ही आप इसको तैयार भी कीजिए। तो महाकाली जो नदी संधि भारत और नेपाल के बीच हुआ है, उसमें पहला है जल विद्युत निर्माण। जल विद्युत निर्माण में निवेश भारत करेगा, परंतु उसमें एक शेयर नेपाल का भी होगा। तकनीकी और पूंजी का निवेश भारत करेगा, परंतु उसमें एक शेयर नेपाल का भी होगा। क्योंकि नेपाल, हम ये तो नहीं कहेंगे निर्भर राष्ट्र है, क्योंकि अब जो साम्यवादी सरकार नेपाल में आई है, उछल कूद तो करते ही हैं सब, अंतर सरेंडर भले कर दें, लेकिन चूँकि भारत की अपनी प्रवृत्ति है एक गार्जियन या कस्टोडियन की भांति ही छोटे छोटे राष्ट्रों को, जो खासकर सीमावर्ती राष्ट्र है, उनको लेकर चलता है भारत। विस्तारवादी या आक्रामक प्रवृत्तियों का भारत है भी नहीं ओवरऑल। तो पहला जल विद्युत, दूसरा होता है वाटर शेड मैनेजमेंट, अर्थात जल संभर प्रबंधन का विकास। कई बार बाढ़ के समय में छोटे छोटे ऐसे तलैया बनते हैं, जिनको हम ताल कहते हैं या फिर झील कहते हैं। तो उससे एक तो बाढ़ से लॉस होता है, साथ ही साथ काली नदी मार्ग बदलने में दक्ष है। इसलिए भारत और नेपाल, भारत मतलब उत्तराखंड और नेपाल के कृषकों के बीच भी कभी कभी विवाद होता है कि नदी जब मार्ग बदल लेती है तो नदी को ही भारत और नेपाल की सीमा मानते हैं। तो नदी यदि पश्चिम की ओर खिसक गई तो उत्तराखंड का कुछ भूमि नेपाल में चला जाता है, और नदी कई बार पूर्व की ओर खिसक जाती है तो उत्तराखंड के लोग, मतलब नेपाल के लोग कहते हैं कि नदी के उस तरफ भी हमारी भूमि होगी। तो ये छोटे छोटे विवाद, हालांकि शादी ब्याह तक नेपाल और उत्तराखंड के उन जिलों से होता है, सांस्कृतिक स्तर पे काफ़ी समरूपता भी है ना। तो ओवरऑल थोड़ा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इसको सोचते हुए तैयार कीजिए तो बड़ा आसान और सहज रहेगा। तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच हुआ था। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और ध्यान रखिएगा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना, तीस्ता नदी गंगा की सहायिका है। कोशी के बाद सबसे जो बड़ी नदियां हैं, जैसे एक नदी वैसे महानंदा भी है,
परंतु महानंदा से ज़्यादा लंबी नदी या बड़ी नदी है तिस्ता। कभी ये गंगा की सहायिका हुआ करती थी, आज ये गंगा की सहायिका नहीं है, आज ये ब्रह्मपुत्रा की सहायिका है, ध्यान रखिएगा। तिस्ता गंगा की सहायिका हुआ करती थी और तब गंगा में वो महानंदा के बाद मिलती थी, लेकिन एक बड़े भूचाल या भूकंप आने की वजह से इसने अपने मार्ग को परिवर्तित कर लिया और अब ये ब्रह्मपुत्रा की सहायिका हो गई है। जहां ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अर्थात यदि आप मानचित्र को देखें तो ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम है, ये भूटान, यहीं पे बांग्लादेश है। तो इधर से जो नदी आती है तिस्ता और ये आती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है और यहाँ से गंगा आती है पद्मा के नाम से, है ना, यही है तिस्ता। तो ये सिक्किम से प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम हो जाता है जमुना। रिवर में डिटेल में चलेंगे कभी। तो ओवरऑल इस पे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 सिक्किम में है, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम। लेकिन उत्तरी सिक्किम में ही इंपॉर्टेंट डैम है तिस्ता नदी का, जो सिक्किम राज्य में ही है, 7 सिस्टर्स प्लस एक जो भाई कहते हैं सिक्किम को। तो ये उत्तरी सिक्किम जिले में है ना। तो तिस्ता जल विद्युत परियोजना, इसमें भी नेपाल का शेयर है, ये ध्यान रख के चलिएगा। तो तिस्ता सिक्किम में है, सिक्किम के उत्तरी जिले में है, उत्तरी जिले में है। वैसे इसके 3 प्लांट्स हैं, एक प्लांट पश्चिम बंगाल राज्य में भी पड़ता है। चलिए अब इतना काफ़ी है फिलहाल इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 20 प्रश्न तक हो चुके टोटल। चलते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है, अनडाउटेबली इसका नाम है चीन। ये ध्यान रखिएगा, चीन का जो भूमि संसाधन है वो भारत से बहुत कम है, परंतु चीन में गेहूं की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता भारत से बहुत ज़्यादा है। चावल में पंजाब की उत्पादकता है 5200 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर और चीन में लगभग 6800 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर, मतलब 1600 केजी प्रति हेक्टेयर चाइना में अधिक है। क्योंकि यदि भूमि संसाधन की बात करें तो भारत चाइना से 3 गुना ज़्यादा धनी है। इसके बावजूद मतलब जो चाइना में, चीन में भूमि है वो भारत की तुलना में 1/3 ही है। इसके बावजूद भारत में चूँकि उत्पादकता, ये तो पंजाब की बात की है जो 4800 से 5200 है, यदि अन्य राज्यों की बात करें जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो चावल की उत्पादकता केवल 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और चीन में सामान्य तौर पर 5500 से 6000 किलोग्राम है। अर्थात जो एक सतत पुष्टीय और अधिक बेहतर उत्पादकता वाली कृषि की प्रक्रिया है वो चीन में है। हाँ, गेहूं की बात करें तो उत्पादन में चीन नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारत चीन से काफ़ी पीछे है। 149 अब यहाँ पे मीट्रिक टन में आएगा। मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम को मीट्रिक में लेते हैं तो लाख मीट्रिक टन ये गेहूं के उत्पादन को ऐसे मापा जाता है। भारत लेकिन वहीं पर मात्र 92 और तीसरे स्थान पर हो जाता है रूस। ये लगभग है 69 से और चौथे स्थान पर आता है यूएसए। यही गेहूं के उत्पादन का, हालांकि उत्तराखंड पीसीएस में कभी मैंने नहीं देखा कि क्रमशः वाले ऑप्शंस को ऐसे उत्पादन वाले प्रक्रियाओं से जोड़ के दिया जाए। और आमतौर पे स्टूडेंट्स ये गेस करके चलते हैं कि भारत और चीन दोनों हो तो चाइना को ही ओके कर दो, है ना। तो चीन इसमें नंबर 1 है गेहूं के उत्पादन में। चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रक्रिया के कारण से कोई भी खगोलीय पिंड, हमारा सूर्य भी जो ब्लैक होल की परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है, तो जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है प्रदक्षिणा पथ, अर्थात जिस पथ का अनुसरण वह ग्रह, उपग्रह या तारा करता है उसको कहते हैं ऑर्बिट। वो हमेशा ओवल होता है, अंडाकार। हमारे पृथ्वी का भी ओवल ही है, हमारे चंद्रमा का भी ओवल है, अंडाकार ही है। अंडाकार की इस प्रक्रिया में अगर मान लीजिए ये सूर्य है तो एक बार पृथ्वी बहुत निकट जाएगी और एक बार पृथ्वी बहुत दूर जाएगी। तो निकट और दूर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक बार ऐसे, क्लियर हो रहा है? तो सपोज कीजिए ये वाला निकटतम का है
ये वाला निकटतम का है और ये वाला इधर वाला दूर का है। तो जो निकटतम हम कहेंगे, सपोज कीजिए पृथ्वी ये है, ये दूरी 3 जनवरी को होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि 3 जनवरी को जब सूर्य निकटतम होगा पृथ्वी के तो ठंडा कैसे हो सकता है? 3 जनवरी को तो ठंडा होता है। ये बेसिकली उत्तरी गोलार्ध में होता है और सूर्य के पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिभ्रमण की वजह से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जिसे कहते हैं अपसौर। अपसौर। अब अपसौर उपसौर में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर होगा इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन, पी ध्यान रखिएगा, पेरीहेलियन। वैसे ही जब पृथ्वी दूरस्थ होगी तो ये होता है दूरस्थ 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसको कहते हैं उपसौर। निकट वाले को कहते हैं उपसौर, इसको कहते हैं एपेहेलियन। एपेहेलियन। अब ऐसे ही देखो चंद्रमा का भी बनता है पृथ्वी से। अगर मान लो ये पृथ्वी है तो चंद्रमा का भी ऐसे ही बनेगा, एक बार चंद्रमा दूरस्थ होगा, एक बार चंद्रमा निकटस्थ होगा। इसको कहते हैं, जैसे मान लो चंद्रमा अगर हरे रंग का है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो यहां पर चंद्रमा दूरस्थ हो गया। तो ए और पी टर्म याद रखिएगा, लेटर, तो इसको हम कहेंगे पेरेगी, और ये हो जाएगा उपभू। उप मतलब नजदीक, पी वाला रहेगा तो नजदीक हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पेरेगी, है ना। पेरेगी अर्थात उपभू। भू मतलब पृथ्वी, और जब पृथ्वी से चंद्रमा का संबंध होगा तो उपभू कहेंगे, और सौर तो सूर्य से संबंधित हो ही जाता है, और इसको कहेंगे एपॉगी। देखो दोनों ए वाले दूर के हैं, अपभू, ए वाले दूर के हैं, है ना, इसको कहेंगे अपभू। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एपॉगी, पेरेगी, पी नजदीक, ए दूर, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में पेरीहेलियन, है ना, पी नजदीक और एपेहेलियन 4 जुलाई दूर। तो यही है। चंद्रमा का ये तिथि फिक्स नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है 27 दिन 7 घंटे 49 मिनट, अर्थात 8 घंटा मान लीजिए। मोटा मोटी इसको 27.5 दिन भी कई बार कहते हैं। तो इसलिए इसका डेट फिक्स नहीं होता, किस दिन नजदीक रहेगा किस दिन दूर रहेगा। अमावस्या, पूर्णिमा या चंद्र की कलाएं होती हैं, ये उससे कंसर्न होता है। चलते हैं, इसका उत्तर होगा 3 जनवरी। उत्तर डी, 3 जनवरी। जो 23वां प्रश्न है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? इसको बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। उस देश का नाम है थाईलैंड, ये आपको पता होगा। जो सफेद हाथी है, बिल्कुल सफेद नहीं होती, उसको मूवीज में दिखाया जाता है बिल्कुल सफेद। बेसिकली उसका कलर, हाथी का जो मूल कलर होता है वो डीप ग्रे या लगभग हल्का भूरा कलर का होता है। जब उस हाथी का कलर थोड़ा साफ हो जाता है, साफ का मतलब ऐसा नहीं कि गोरा और काला वाला मामला है, जेनेटिकली थोड़े वो थाईलैंड के हाथी छोटे भी होते हैं, थोड़ा साफ होता है तो उसको हम व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। एंड दिस व्हाइट एलिफेंट इज जस्ट कॉल्ड एज द वेरी ऑस्पिशियस एलिफेंट इन द रीजन ऑफ थाईलैंड। यानी बड़ा ही शुभ माना जाता है थाईलैंड में उस सफ़ेद हाथी को, और सफ़ेद हाथी थाईलैंड का प्रतीक चिन्ह भी है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में भी शामिल होता है। तो थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथी का प्रदेश कहते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे पक्षियों का देश उसको कहते हैं, तो ब्राज़ील को कहते हैं, चूँकि
जहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष होंगे, वन होंगे, वहाँ पक्षी ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल इस प्रकार से आप कुछ चीज़ों को जो विश्व के भूगोल से हैं, कंसर्न हैं, उसको याद भी कीजिए। तो यही थे कुल 13 प्रश्न जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तराखंड PCS के प्रारंभिक परीक्षा अर्थात PT के 2006 के दूसरे वीडियो से संबंधित थे। हमने प्रयास किया कि प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ इस प्रकार से विश्लेषण किया जाए ताकि एक पैटर्न या प्रारूप को समझने के साथ साथ आप यह भी समझ सकें कि वहाँ उस स्रोत तक कैसे अपने पहुँच को सुनिश्चित करें, तभी आप इजीली PT को पास भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यही कुल 13 प्रश्न थे, अर्थात 23 जो थे। पहला वीडियो आप देख ही चुके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो आप अवश्य टीम दृष्टि के पास भेजिए। हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे बेहतर उत्तर देने का, क्योंकि टीम दृष्टि का प्रयास यही है कि वे सुदूरतम विद्यार्थी भी जो बेहतर तैयारी करके चयनित होना चाहते हैं उन तक हम रणनीति से लेकर के प्रत्येक उस बिंदु को, प्रत्येक अवधारणा को संप्रेषित करें ताकि वो चयनित हो सके। तो कोविड लगभग समापन की ओर है, ये बड़ा शुभ समाचार है। हर चीज़ रिवाइवल की ओर है। आप भी अपने पूरे जोश और ऊर्जा को रिवाइव कीजिए, प्रतिबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ एक बेहतर रणनीति बनाइए ताकि चयनित हो सके। ऑल द बेस्ट।